मैंने लास्ट क्लास में जो कोऑर्डिनेशन पढ़ाया आप लोगों को काम आया? पक्का झूठ तो नहीं? आज हम लोग थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, चैप्टर के सारे क्वेश्चन खत्म करेंगे। और इस चैप्टर में सबसे टफ है हाइब्रिडाइजेशन, और मैं आपको बता रहा हूँ सबसे आसानी से सिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको आइसोमेरिज्म सिखा दूंगा, थोड़ा सा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बारे में पढ़ा देंगे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन रेयर ऑफ द रेयरेस्ट की तरह आए हैं, बट ठीक है, देख लेंगे। पढ़े? चलिए शुरू करते हैं। चलिए ख़त्म करते हैं। चलिए ख़त्म करते हैं, ठीक है। अब मैंने लास्ट क्लास में लिगेंड्स पढ़ाए थे, और लिगेंड्स को दो तरीके से समझाया था। एक तो पढ़ाया था कि डेंटिसिटी के आधार पर मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, फ्लेक्सीडेंटेट हुआ था, एम्बीडेंटेट लिगेंड पढ़ा था। उसके बाद मैंने एक छोटी सी चीज़ बताई, चिलेट्स भी होते हैं, जो क्या होता है, रिंग बन जाती है जब। अब लिगेंड का तीसरा क्लासिफिकेशन, दो क्लासे, एक तो हम लोगों ने पढ़ा था, लिगेंड का एक और क्लासिफिकेशन किया था, किसके आधार पर? तो कहेंगे सर एक तो डेंटिसिटी के आधार पर, एक उसके एक है चार्ज के आधार पर, कैटायनिक लिगेंड, एनायनिक लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड, ये किया था। आज हम लोग जो करने जा रहे हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे एक और क्लासिफिकेशन लिगेंड का, बहुत थोड़ा सा है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और एक होता है वीक फील्ड लिगेंड। चलो दिव्यांश, मैं तुमको समझा रहा हूँ और किसी को नहीं पढ़ाऊंगा। एक बार बताना बेटवा, तुम्हारे घर में गेस्ट आते हैं। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताना कि तुम्हारे घर में तुम्हारी बुआ आ जाए। कौन आ जाए? बुआ। और तुम हो, मान लो तुम्हारा एक भाई है, और तुम्हारे नीचे एक गेस्ट रूम है ऑलरेडी, और ऊपर तुम्हारे मम्मी पापा का कमरा है, ऊपर जो है तुम्हारा कमरा है, और ऊपर ही तुम्हारे भाई का भी कमरा है। तुम्हारी बुआ घर पे आ जाए, और एक बार तुम्हारे यहाँ पे दूर के चाचा जी घर पे आ जाए। कौन आ जाए? दूर के चाचा जी, पापा के कोई फ्रेंड है दूर के, मान लो कहीं पुणे उन्ने से आ गए। हाँ पता ना, ये जो दूर के चाचा जी हैं, ये कौन से रूम में सोएंगे, तुम्हारे रूम में कि गेस्ट रूम में? गेस्ट रूम। दूर के चाचा जी कहाँ सोएंगे? गेस्ट रूम में। लेकिन अगर आपकी बुआ घर पे आ जाए तो क्या करोगे? बुआ कहाँ रहेंगी? क्या आपकी बुआ गेस्ट रूम में रहेंगी, या कहेंगी जैसे मान लो मेरा घर का नाम ऋषु है, और मैं मेरा रूम जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे, मेरे मम्मी पापा का जो रूम है उसके बगल में मेरा रूम है, और उसके आगे प्रशांत सर का रूम है, ठीक है। पहला वाला रूम सर का है, सेकंड वाला मेरा है, पीछे वाला कमरा मम्मी का है। तो और बाकी नीचे, हमारे नीचे के फ्लोर पे गेस्ट रूम है, और जो है दूसरे कमरे हैं, और ऊपर ही हमारी मेरी बहन का भी कमरा है। अच्छा, सबसे मुश्किल है मेरे घर में मेरी बहन को उसके कमरे से निकालना, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। मतलब मेरी कोई आ जाए, लेकिन मेरी बहन अपना कमरा छोड़ती नहीं है, वो वहीं रहेगी, कोई आ जाए। मतलब तुम समझ लो कि चाहे घर का खास से खास इंसान भी आ जाए, मेरी बहन अपने ही कमरे में सोती है, वो कहीं नहीं जाएगी। और मैं सीधा साधा इंसान, मेरे की तरफ सब देखते हैं, कोई रिश्तेदार आया मेरी तरफ देखे तो मैं समझ जाता हूँ, बोरिया बिस्तर उठाओ और दूसरे कमरे में चलो, ये बहुत होता है। और अब यही से सीन आती है कि कोई गेस्ट आया, जैसे मान लो मेरी मासी आ गई, और मेरी मासी आई तो ऋषु कहाँ जाएगा? जैसे मेरा घर का नाम ऋषु है, तो ऋषु कहाँ जाएगा? मासी मेरे रूम में सोएंगे, मैं गेस्ट रूम में सोऊंगा, मासी मेरे रूम में ही सोएंगे, मैं अपने भाई के रूम में सोऊंगा। मतलब ऐसा हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि भाई उनको गेस्ट रूम में ऐसा लग रहा था कि लोनली लोनली फील हो रहा है, वो घर का हिस्सा नहीं, घर के बाहर का हिस्सा उनको लगता है। तो पावर डिसाइड करती है कि कौन अपने रूम से निकलेगा, कौन कहाँ जाएगा। तो नए कमरे में या गेस्ट रूम में जाएंगे, या किसी के कमरे में जाएंगे। मैं प्रशांत के रूम में चला गया, राइट, तो वो रूम खाली, और वहाँ पे मासी मौसा जी सब लोग हैं, समझ रहे हैं? तो इस चीज़ से एक बात को समझिए कि अब दूसरा तरीका था, वो हमारे दूर के चाचा जी आए थे, तो उनको घर के साथ, अच्छा मासी मेरे ऊपर वाले रूम में है, मतलब इसका मतलब कि घर में कोई भी बात होगी तो मासी भी सुन रही है, या बुआ आई है तो बुआ भी सुन रही है, तो कहने का मतलब योगदान है। लेकिन वीक फील्ड लिगेंड, दूर के चाचा जी, कोशिश की जाती है कम से कम बात इनको मेरे घर के बारे में पता हो, राइट। तो वो कहाँ रह रहे हैं? नीचे रह रहे हैं। तो वीक फील्ड लिगेंड क्या नहीं करा रहा है कि मैं अपना कमरा छोड़ के नहीं जा रहा, प्रशांत सर अपना कमरा छोड़ के नहीं जा रहे, दोनों लोग सिंगल सिंगल अपने रूम में रह रहे हैं। प्रशांत सर भी अकेले अपने कमरे में, मैं भी अकेले अपने कमरे में, एक कमरे में दो लोग रह सकते हैं। लेकिन जो हमारा गेस्ट आया वो कहाँ गया? फिर भी गेस्ट रूम में सो रहा।
लेकिन मौसी आई तो क्या की, रिशु उस कमरे में चले जाओ, अब वो कहाँ है, मेरे कमरे में है। तो क्या करा दिया, पेयरिंग करा दिया। क्या क्या करा दिया, पेयरिंग। तो याद रखना कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है वो सेंट्रल मेटल के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनकी क्या करा सकता है, पेयरिंग, और वीक फील्ड लिगेंड नहीं करा सकता। ठीक है, और हम लोग पढ़ ही इसलिए रहे डी ब्लॉक एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डी ब्लॉक एलिमेंट होते ही इसलिए हैं क्योंकि हमको वैकेंट डी सबशेल मिलता है। क्या मिलता है, वैकेंट डी सबशेल, और इसी वैकेंट डी सबशेल में दूसरे लिगेंड्स आकर के रहते हैं। मैं समझ में आ गई, दिखाता हूँ और समझ में आ जाएगा। पहले बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब आप अगर ये नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन ही क्रैक नहीं होगा, वार्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी का। देखिए, मतलब अगर आपने ये सेशन मिस किया तो आपको इस चैप्टर को पढ़ने का कोई हक नहीं है। ये आज ये दो दिन के अंदर हम लोग 25 मार्क्स के क्वेश्चन को क्रैक कर लेंगे। फिर कल में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग किसी तरीके से 20-25 मार्क्स फिर से किनारे कर दें, लाइक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सोल्यूशन, ठीक है, काइनेटिक्स, 3 फिजिकल, फिर बायोमोलिक्यूल कोशिश करेंगे, कर लेंगे, फिर इसके बाद कर लेंगे ऑर्गेनिक। अब बात ये है लिगेंड की, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और दूसरा हो गया वीक फील्ड लिगेंड। हालांकि ये पूरा कंटिन्यूस ऑर्डर है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आधार पर ये लग रहा है। ठीक है, सबसे पहले लिखो कार्बोनिल, उसके बाद लिखो Cl-, ये सब लिगेंड है। इसके बाद लिखो, ठीक है, इसके बाद लिखो इथेन 1,2 डाइमीन, अमोनिया, pyridine, EDTA4-, इसके बाद इसी का ऑर्डर है एसएफएल का, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, और NCS-, इसके बाद लिखो, बस यहाँ तक लिख लो। हालांकि ऑर्डर आगे भी बनेगा, लेकिन हम लोग शुरू हो जाएंगे वीक फील्ड लिगेंड के लिए। इसके बाद वाला जो है, इसके बाद है ये, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड तो मैं यही लिख दे रहा हूँ, ये आइडिंग ना समझ लेना तुम लोग, बता ही दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने कैसे कहा था, हम, आप और पानी, क्या, हम, आप और देखो सुपर ऑक्साइड, और ये है ऑक्सीलेटो। ऑक्सीलेटो को कैसे लिखते हैं, COO-, दैट इज OX-2-, ऑक्सीलेटो। हम, आप और पानी, हम मतलब हेलोजन। इतना आप लोग लिखिए। क्या पढ़ा हम लोगों ने, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, और ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी लिगेंड नीचे लिखे हैं ये सेंट्रल मेटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करा सकते, ये करा सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि हाइब्रिडाइजेशन की। हो गया, आगे बढ़ना है, जल्दी नोट करना है क्या किसी को, ये नोट कर लीजिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब बात आती है, दिस इज स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। अब बात आती है आगे, जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट है और उसके डी सबशेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं, 3। तो डी सबशेल कुछ ऐसा रहेगा,
और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो कुछ ऐसा रहेगा। एक कंडीशन ये है, एक बार आपने डाल दिया, अब यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, एक बार आपने इस्तेमाल कर लिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और एक बार आपने इस्तेमाल कर लिया वीक फील्ड लिगेंड। तो जब आपने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इस्तेमाल कर लिया तो ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ जाएगा, यहाँ। तो कुछ समय के बाद ये तुमको कुछ इस तरीके का दिखेगा, जहां तुमको 3 अनपेयर दिखा था वहां अब तुमको कितने मिलेंगे, 2। और आपकी जैसे जैसे ये हो गया n-1d, तो ये क्या होगा, इसके बाद कहेंगे ns और इसके बाद क्या होगा np सबशेल। ठीक है, तो इसका मतलब तुमको यहाँ पे दिख रहा है d3। अब जो भी कोऑर्डिनेशन नंबर हो, यहाँ s और यहाँ पे p, अब ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। जब तुम वीक फील्ड लिगेंड की बात करते हो तो ये हो गया ns, ये हो गया n-1d और ये हो गया तुम्हारा np। ठीक है, और वो ऊपर डिपेंड करता है तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, उसी के हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन होता है। जितने लिगेंड होंगे वो इन खाली जगहों पर आकर के रखेंगे, 4 होंगे तो 1 2 3 4 तो हो जाएगा D3sp। ठीक है, इसी तरीके से नाम होता है। अब यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो 3 का वीक फील्ड लिगेंड है तो ये पेयरिंग नहीं कराएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जो भी हो सकता है। तो यहाँ पर शुरू होगा 2 D सबशेल है, एक S है और P जितने भी हो, मतलब तो डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है तुम्हारा, या नंबर ऑफ हाइब्रिडेशन उसी के हिसाब से डिसाइड होती है। जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे उतने लिगेंड यहाँ पर आकर के लगेंगे, लग सकते हैं कितने भी, मतलब जितनी जगह जितने ऑर्बिटल खाली होंगे उतने में ही तो लगेंगे। तो ये हो सकता है D2sp3, D2sp, D2sp जो है 2। ठीक है, तो यहाँ पर लिगेंड आकर के लगने लगे हैं कहाँ से, D सबशेल से। तो इसको कहते हैं इस तरीके का कॉम्प्लेक्स जिसमें सेंट्रल मिडल का D सबशेल का ऑर्बिटल इस्तेमाल होता है, इनको कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब देखो एक और एग्जांपल लिख दे रहा हूँ, मान लो मैं लिख रहा हूँ D9, सीधे बड़ी बात। एक बार तुमने इस्तेमाल किया D9 में, D8 लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, D8। अब देखना, एक बार तुमने इस्तेमाल किया वीक फील्ड लिगेंड, 1 2 3 4, ये हो गया NS और ये हो गया NP, ये हो गया n-1d, 1 2 3 और 4, दिस इज n-1d, ये हो गया NS। एक ही बार समझने में टाइम लगेगा, इसके बाद आपसे क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, अब जैसे मान लो 8 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5, अब 5 के बाद डी में आएगा छठा, सातवां और आठवां। कितने अनपेयर्ड दिख रहे हैं, तो कहेंगे 2। कितने, 2। अब मान लो 4 लिगेंड है या 3 लिगेंड है तो वो कहाँ आएंगे, ये लिगेंड हमारा कमजोर है तो ये इस वाले को यहाँ पर भेज नहीं पाएगा। बात समझ रहे हो, तो ये हो गया आपका वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं कराएगा, तो कोई भी नया आएगा तो वो कहाँ लगेगा, इन जगहों पर लगेगा, इन जगहों पर, इन जगहों पर लगेगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपने लिया 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, हुंस रूल लग रहा है, पेयरिंग तब होगी जब तक सिग्नल ही सबको नहीं मिल जाए, उसके बाद ही पेयरिंग शुरू होती है। अब ये वाला उठ के कहाँ चला गया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लग रहा है, क्या लग रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो ये वाला उठ करके कहाँ चला आया, तो कहेंगे सर यहाँ चला आया, तो ये डी वाला तुम्हारा खाली हो गया कि नहीं, ये dx² y² dz², ठीक है, ये वाला खाली हो गया, ये वाला खाली है, मतलब इसमें से कहीं पे भी लग सकता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना, ये बना इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पर क्योंकि डी वाला इस्तेमाल नहीं हुआ तो ये बना आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बना, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। दिव्यांग समझ में आ रहा है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और नीचे वाला क्या बना, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इन चीज़ों से हमें ये समझ में आया कि कॉम्प्लेक्स जो है, इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये सब जो चीज़ें बन रही हैं, ये सब जो चीज़ें बन रही हैं, यही हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करती है। क्योंकि अब देखो DsP2 मान लो हो गया तो वो उसका ज्योमेट्री है स्क्वायर प्लेनर, और अगर यही sp3 होता तो ज्योमेट्री हो जाती टेट्राहेड्रल। तो हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करेगा क्या, ज्योमेट्री होगी,
और हाइब्रिडेशन कैसे डिसाइड होगा? लिगेंड की स्ट्रेंथ से। बात समझ में आ रही है? हाँ नहीं बोली तो मैं आगे बढ़ूँ। आ रही है? चलो एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल कराऊंगा तभी समझ में आएगा। कहेंगे सावन सर आप पढ़ा तो रहे लेकिन अभी मेरे दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा। कोई बात नहीं। एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं KFeCN का होल 6, ठीक है। और यहाँ पर आयरन हमारा किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो कहेंगे सर +2। यहाँ पर हम आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, मतलब नोबल आर्गन, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ आर्गन 3d6 4s2। अब क्योंकि हमारा आर्गन यहाँ पर Fe+2 में है तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई Fe+2 की आर्गन 3d6 6 और 4s0। ये है भैया 3d6, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल 4s और ये हो गया आपका 4p। 3d6 1 2 3 4 5 6। 4s में तो कुछ नहीं है, 0 है, और 4p भी 0 होगा, सब 0 है। अच्छा जरा देखो कितने साइनाइड हैं? 6। कितने हैं? 6। अब 6 साइनाइड यहाँ रहने आए। कितने लोग आए रहने? 6 साइनाइड लोग यहाँ रहने आए हैं। अब उनको कितने कमरे चाहिए? तो कहेंगे एक लिगेंड को एक कमरा चाहिए होता है, तो 6 को कितने कमरे चाहिए होंगे? 6। अब यहाँ कमरे कितने खाली दिख रहे हैं? तो कह रहे हैं सर 1 ये और 3 ये, कितने कमरे खाली? कहेंगे 4। रहने वाले बहुत नाइंसाफी है। तो क्या होगा? अब ये तो इनका घर ही है, मेहमान ज्यादा आ गए तो क्या करेंगे भैया आप ना, अभी मेहमान डिसाइड करेंगे। जैसे मान लो कि किसी घर में गए, जैसे मान लो कि तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारे घर में किसी की बारात आई है, ठीक है, मान लो कि तुम्हारी बुआ की शादी है, बारात आई है, तो बाराती आए हैं। अब मेरी बात को समझना, अगर बाराती आएंगे तो तुम्हारा जैसे बाराती आए और सोने की जगह कम पड़ गई। कितनी कम पड़ गई? मतलब बाहर टेंट वेंट लगा था लेकिन सोने की जगह कम पड़ गई। अब वो बाराती तुम जानते नहीं, लड़के हैं, लफंगे टाइप के हैं, कैसे भी हैं, क्या तुम उनका जगह जरूर कम पड़ गई लेकिन क्या तुम उनको अपने घर में सुलाओगे? नहीं है। लेकिन मान लो बारात में ही फूफा किसी की, जैसे दूल्हे के फूफा आए हैं, उनकी बुआ आई हैं, उनकी चाची आई हैं, 4-6 औरतें आई हैं, अब सोने की जगह कम पड़ गई, तो तुम क्या करोगे? तुम उनके पड़ोसी हो या तुम्हारे घर में, अब घर में ही बारात आई है, बाहर तुम्हारे सब 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 लगा है लेकिन वो जगह कम पड़ गई, वो लोग वहाँ कंफर्टेबल नहीं है सोने के लिए, तो क्या करोगे? चाची जी बुआ जी आइए मैं अपने कमरे, तुम दूसरा कमरा ले लोगे, चाची जी आप यहाँ सो जाइए, मैं वहाँ सो जाऊँगा, ये होता है ना। अब वो लड़की औरत आदमी भाई ये कहाँ ले जाओगे? अब मेरी बात को यहीं से समझो। अब ये डिपेंड किया खास है कि नहीं, मतलब दूल्हे की जस्ट बुआ है, सगी बुआ, सगी चाची, है सगी मम्मी, मम्मी सगी, ठीक है, तो और दूल्हे के दूर के रिश्तेदार में अंतर है, राइट। इसी तरीके से साइनाइड, जरा देखो उसमें तुमने जो तुमको जो लिखवाया है उसमें साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्या है? और अगर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो कहेंगे अगर हमारे, वो दूल्हा कह रहा है हमारी बुआ को नहीं सुलाए तो हम शादी नहीं करेंगे। क्या कर लोगे? तो क्या करेंगे? बुआ को सुलाना है, अब क्या करना है? बुआ को सुलाना है। अभी देखो यहाँ पे 4 अनपेयर्ड है, तो इनसे कहा ऐसा है। अच्छा एक बात याद रखना, dx² y² और dz² वाले ही जनरली यहाँ आते हैं। ये इधर आ गया और ये कहा, मैं चिंटू के कमरे में सो जा रहा हूँ, तुम मिंटू के कमरे में सो जाओ, ठीक है। और यहाँ हो गई पेयरिंग, क्या हो गई? पेयरिंग। 1 2 3 4 5 और 6, 2 कमरा खाली, 4s खाली, और ये देखो 3 कमरा खाली 4p का। यहाँ पर एक लिगेंड आ गया साइनाइड का, एक यहाँ 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 आ गया साइनाइड। कितने आ गए? 6। हाइब्रिडेशन क्या होगा? D2sp3। 2 D का इस्तेमाल हुआ, 1 S का इस्तेमाल किया, 3 P का। हाइब्रिडेशन हो गया D2sp3। क्या हो गया? D2sp3। अच्छा ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि D का ऑर्बिटल इस्तेमाल हुआ तो क्या कहेंगे? इनर ऑर्बिटल। अगर नहीं होता तो क्या होता? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स।
अरे एक और खास बात है, क्या ये पहले क्या था, पैरामैग्नेटिक, 4 एम्पेयर थे, अभी एक भी एम्पेयर है, क्या हो गया, डायामैग्नेटिक। क्या हो गया, निकलता जाएगा सब, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहेंगे 0, क्या कहेंगे 0, ठीक है। चलो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को हमेशा लो स्पिन कहते हैं, क्या कहते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और आउटर ऑर्बिटल को हाई स्पिन, याद रखिए ये सब आना चाहिए, ठीक है। आया कि नहीं आया, और अच्छा कोई क्वेश्चन देखें आप लोगों के लिए। ठीक है, तो D2sp3 को हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, कैसी ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब हम बात करें आगे, अब मान लीजिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, कोई अच्छा एग्जांपल आप लोग के लिए मिल जाए, बहुत शानदार, मजा आ जाएगा। K4Fe(F6) लो, करो करो, सॉल्व करो, हर वो चीज करो जो मैंने की है, पुराना वाला क्वेश्चन खोलो और उसको करो। अब ये पहले इसको पहचानो, क्या है, हम, आप और पानी, मैं क्या था, हेलोजन, आप क्या थे, ऑक्सीलेटो, ऑक्स, और पानी क्या है, वीक फील्ड लिगेंड। तो ये पेयरिंग कराएंगे क्या, क्या कराएंगे, पेयरिंग नहीं करा सकते, कमजोर है। पहली बात तो यही, मैं तो ऐसे ही बता दे रहा हूँ, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बनेगा, और तो और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, और पैरामैग्नेटिक भी रहेगा, ऐसे ही बता दे रहा हूँ। देखो तुम करोगे, एक्सपीरियंस से आता है इस चीज। आयरन यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जब तुम उसको सॉल्व करोगे तो आयरन +2 में आएगा, और आयरन +2 में तुमने अभी बनाया था 3d6 4s0, यही तो हुआ था, क्या लिखा था, 3d6 4s0। केवल काम की बात याद करो, मजा आ जाएगा। 3d6 4s0, ये लो 4s 4p 4s 4p 3d6, 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग करा ही नहीं सकता, क्या नहीं करा सकता, पेयरिंग नहीं करा सकते। ठीक है। तो 4p के बाद नहीं होगा तो क्या जाएगा, 4d शुरू हो जाएगा, क्या शुरू हो जाएगा, 4d शुरू हो जाएगा, ऐसे आगे बना लीजिएगा। अब यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, तो कहेंगे सर 4, क्या हो, कितने हो गए, 4। अब 4s, एक फ्लोराइड आयन यहाँ आएगा, एक फ्लोरीन यहाँ आएगा, एक फ्लोरीन यहाँ आएगा, एक फ्लोरीन यहाँ आएगा, अभी भी एक फ्लोरीन यहाँ है, 1 2 3 4 5, अभी एक और आएगा 6, अभी यहाँ पर तो और लग सकते हैं, तो तुम बना लेना। दिस इज 4d, बात समझ में आ रही है, कितने, क्या हाइब्रिडेशन बना, तो कहेंगे 1s 3p और 2d, क्या बन गया, sp3d2, क्या बन गया, sp3d2। हाँ ये इत्तेफाक है कि इसकी ज्योमेट्री और पुराने वाले की ज्योमेट्री सेम है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर है, इसकी भी ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल, ये इत्तेफाक है, ऐसा होता नहीं है, इसकी भी ज्योमेट्री हो गई ऑक्टाहेड्रल। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, तो इस मॉलिक्यूल कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक, कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहीं से निकल आई। इवन तुम आईपीएससी लिखना चाहो तो ऐसे लिखूंगा मैं, ये देखो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, क्या है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, मैं इसका नाम लिखूंगा पोटेशियम, पोटेशियम हेक्सा फ्लोरो, इसके बाद लिखूंगा आयरन को क्या लिखते हैं एनायनिक में, फेरेट, क्या लिखेंगे, फेरेट, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, डन, हो गया, समझ में आ रहा है। चलो अब कुछ बेसिक जो है तुमको हाइब्रिडेशन पढ़ा दे रहे हैं, ये सिखा दिया मैंने आपको, आगे बढ़े। हाँ रिवीजन को रिवीजन जैसा रखिए, डन। अगर मान लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आता है तो ज्योमेट्री क्या होगी, तो कहेंगे एसपी, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 4, मतलब 4 लिगेंड है या 2 लिगेंड ही है लेकिन 4 संख्या में है, तो 2 हाइब्रिडेशन होगा, एक होगा sp3 और एक होगा dsp2। अगर मान लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है 6, तो यहाँ पर 2 कंडीशन है, एक तो है sp3d2 और एक है d2sp3, दोनों की ज्योमेट्री इत्तेफाक से ऑक्टाहेड्रल है,
D2S DsP2 की हाइब्रिडाइजेशन है एस स्क्वायर प्लेनर, क्या है स्क्वायर प्लेनर, और इसकी है टेट्राहेड्रल, इसकी है लीनियर, क्या है लीनियर। यहाँ बॉन्ड एंगल है 180 डिग्री का, यहाँ बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट, यहाँ पर बॉन्ड एंगल है आपका 90 डिग्री का, ऐसे बनेगा ऐसे ऐसे, बीच में आ गया सेंट्रल मेटल, ठीक है। एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, ये हो गया ऑक्टाहेड्रल, बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री। आ गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, चलो। अब अभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था NiCO4, क्या आया था क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, NiCO का होल फॉलो बना दिया, निकल फेंको नहीं, फेंको नहीं, फेंको नहीं, फेंको मतलब आयरन को नहीं, तो 26 27 और 28, क्या 28, तो इसका मतलब इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगा 3D8 4s2, क्या हो गया 3D8 4s2। अरे भैया ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड निकला, क्या निकला स्ट्रॉन्ग फील्ड, और कार्बोनिल है ना, तो जब हमने लिखा 3D8, अच्छा क्योंकि न्यूट्रल है तो इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं आएगा, तो 1 2 3 और 4 4s2, ये लो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और यहाँ पर देखो, ठीक है, और ये है P खाली है, और यहाँ पर D भी खाली होगा, हमको 4 ही भरने हैं, दिस इज 4s 4p 4d और दिस इज 3d, ठीक है। अच्छा ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये जो ये वाला है, अगर ये यहाँ चलाएगा, उठ के यहाँ चलाएगा, तो ये वाला खाली हो जाएगा, ये वाला खाली हो गया, फिर ये वाला खाली हो गया, ये एस कहाँ गया, तो ऐसा होता है, ऐसा होता है। जैसे मान लो ये तुम्हारे घर है, इतने सारे फ्लैट्स हैं, मेहमान आ गए, तो अब तुम क्या चाहोगे, क्या ये मान लो ये तुम्हारे मम्मी पापा है, तो तुम क्या चाहोगे कि अगर तुम जो है तुम्हारे एक रूम में तुम्हारी मम्मी आके रह ले, एक रूम में तुम्हारे पापा आके रह ले बच्चों के रूम में, या ऐसा हो कि वो दोनों एक में आ जाए, तुम दोनों इधर उधर हो जाओ, एक साथ हो जाओ, ऐसा भी हो सकता है। और ये दोनों के साथ, ये कह रहे हैं हम चिंटू के साथ जो रहे हैं, ये मिंटू के साथ सो जा रहे हैं। इससे क्या है, ये पूरा रीजन किन के लिए खाली है, मेहमानों के लिए, वो जहाँ रहना चाहे वहाँ रह सकते हैं। तो ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये उठ के कहाँ चले आए, इधर 4s वाले उठ के चले आए इधर, जिसकी वजह से ये वाला खाली हो गया, क्या खाली हो गया, ये वाला क्या खाली हो गया, ये वाला खाली हो गया, तो यहाँ पर आपका लिगेंड लग गया, यहाँ लिगेंड लग गया, जैसे दिस इज कार्बन है, यहाँ अगर लग गया कार्बन, यहाँ लग गया कार्बन, यहाँ लग गया कार्बन, तो ऐसा लग रहा है मुझे sp3, क्योंकि 4 ही तो है, कितने हैं 4, तो sp3 हाइब्रिडेशन हो गया कि नहीं, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी टेट्राहेड्रल, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, मैग्नेटिक बिहेवियर डायमैग्नेटिक हो गया। कोई क्वेश्चन सॉल्व करके देखना चाहोगे कि तुमको आता है कि नहीं, कुछ सीखा कि नहीं सीखा, दिखाओ। लोग 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग अभी बैठ के सॉल्व कर लीजिएगा। लिखिए CuNH3 का होल 4 2 प्लस NiCl 4 2 माइनस, ठीक है, P2NH3 का होल ट्वाइस Cl3, ठीक है। ये टोटल तुमने 3 और 2 5 लिगेंड है, गिन लेना। जो तुमको नहीं आता वो मुझसे पूछ लो, मैं 1 मिनट वेट कर लूँगा, आप लोग सीख लीजिए। एक दो क्वेश्चन और ट्राई कर लीजिएगा, एग्जाम में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। दिस इज कोबाल्ट, ठीक है, घर पे सॉल्व कर लीजिएगा। अब बात आती है कलर, कलर किसका कहेंगे, सेंट्रल मेटल का, सेंट्रल मेटल का। अगर मैं कलर की बात करूं सेंट्रल मेटल के, तो इट इज ड्यू टू इनकम्प्लीट डी सब्शन, जिनके जिनके डी सब्शन इनकम्प्लीट होंगे, मतलब D0 और D14 को छोड़कर
जहां भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो क्या होगा, तो कहेंगे सर पैरामैग्नेटिक कलर्ड। ठीक है, जो जो स्पीसीज पैरामैग्नेटिक होगी वो कलर्ड भी होगी, जैसे Cu प्लस 3D9 3D10 4s1 होता है। ठीक है, जैसे Cu प्लस, तो Cu प्लस को देखते ही ये याद आ रहा है 3D10 4s0। पहले क्या था 3D10 4s1। कॉपर को अगर तुम देख रहे हो तो जनरल शुरू करोगे, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। 29 का मतलब 3D9 4s2 नहीं स्टेबल है, एग्जैक्टली फुलफिल्ड, एग्जैक्टली हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल है। तो 3D10 4s1 हो गया, 3D10 फुलफिल्ड हो गया, 3D1 4s1 हाफ फील्ड हो गया, ज़्यादा स्टेबल हो गया, है ना। अब Cu प्लस वन, क्या Cu+1, जब तुम Cu+1 को देखते हो तो Cu+1 के केस में तुमको क्या देखने को मिलेगा, सबसे बाहर की शेल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 4s में कितने हैं, एक, तो क्या हो गया 4s0, एक था, एक निकल गया। और जब 4s0 हो गया तो बचा क्या, कहेंगे 3D10, क्या बचा, जब 3D10 बचा तो क्या दिमाग में आया, 3D10 मतलब डी सब शेल में 10 के 10 है, अरे मैं यहाँ 14 लिख दिया क्या, डी में 10 होता है, सॉरी, देखो मुझे याद आता रहता है मैं क्या लिख रहा हूँ। तो क्या आ गया, कहेंगे सर 3D10, और जब 3D10 की बात आई तो अनपेयर्ड है नहीं, फुलफिल्ड है, कलरलेस हो गया, तो Cu+1 क्या निकला, कलरलेस। इसी तरीके से मैं कुछ का नाम ले ले रहा हूँ, हर चीज़ लिखाना इज नॉट पॉसिबल। जिंक+2 मतलब जिंक का क्या होता है 3D10 4s2, और जिंक+2 में 4s से 2 निकल गए, तभी भी क्या बचा 3D10। अब अगला एग्जांपल ले रहा हूँ स्कैंडियम+3, क्या ले रहा हूँ, स्कैंडियम+3। ठीक है, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, नोबल आर्गन 3D1 4s2, 3 निकाल दो, लो तीनों निकाल दिए, तो क्या हो गया 3D0 4s0 और आर्गन, क्या भैया कलरलेस, डायामैग्नेटिक भी और कलरलेस। ठीक है, इसी तरह टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर को +4, टाइटेनियम क्या होता है, तो कहेंगे सर टाइटेनियम का होता है 22, मतलब 3D2 4s2 आर्गन, लो हटा दो 4, 3D0 4s0 कलरलेस और डायमंड। क्वेश्चन देख के लगेगा, ऐसे सामने से लग जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक कैरेक्टर सिखा दिया, और क्या सिखा दूँ, वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड सिखा दिया, कुछ क्वेश्चन दे दिए आप लोगों को। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं, आइसोमेरिज्म। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ऐसे सामने से कह रहा हूँ, जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ वही एग्जाम में आ जाएगी, इसके अलावा कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इन चैप्टर्स में। जितने चैप्टर्स रिवीजन में आपको मेरी वजह से कवर होंगे, फंसेगा क्वेश्चन डायरेक्ट, कुछ छुट्टी नहीं रहा, देख लीजिए। ठीक है, चलो और मैं बात करता हूँ आइसोमेरिज्म। दो तरीके की होगी, एक होगी स्ट्रक्चरल और दूसरी होगी स्टीरियो, दूसरी होगी स्टीरियो, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल में कौन कौन सी होती है, सबसे पहली होती है आयोनाइजेशन, दूसरी होती है आपकी लिंकेज, तीसरी होती है आपकी हाइड्रेशन, चौथी होती है, अच्छा ये जो लिंकेज है इसी का एक फॉर्म है, बस स्पेशल टाइप है, यहाँ पर पानी आ गया अलग से, इसलिए इसका नाम हाइड्रेशन हो गया। ठीक है, ठीक है, अब ये लिगेंड के बेस पर यहाँ आपको क्या पढ़ना है, तो कहेंगे ज्योमेट्रिकल और
ढूंढता जाऊंगा उसे पढ़ना। यहाँ फंक्शनल आइसो, फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पर, जैसे फंक्शनल ग्रुप बदल गया तो आपका आइसोमेरिज्म बदल गया। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं आयोनाइजेशन को। अब देखो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यहीं पढ़ा दें, यहाँ से पढ़ना शुरू करो ताकि तुम लिख भी लो। आयोनाइजेशन वाला, इसमें होता क्या है, कॉम्प्लेक्स गिव डिफरेंट आयन ऑन आयोनाइजेशन। देखना एक एग्जांपल देखना, जैसे एग्जांपल है CONH3 का होल 4 Cl2 और ये Br। कुछ ना हो अब जब तुम इसको पानी में डालोगे तो इसमें ब्रोमाइड आयन दिखेगा, क्या मिलेगा? या अगर ये ऐसा हो जाए CONH3 का होल 4 ClBr कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाए और एक क्लोरीन बाहर आ जाए, अब तुम पानी के अंदर डालोगे तो तुमको कौन सा आयन मिलेगा? क्लोराइड। कौन सा आयन? पहले क्या मिला? ब्रोमाइड। अच्छा, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं? सब कुछ सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब कुछ सेम है, लेकिन क्या बदल गया? तो कहना है कि आयोनाइजेशन आयन, जैसे जो भी हमारा आयोनाइज्ड आयन है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, वो पहले ब्रोमीन था, दूसरी बार में क्लोरीन हो गया, तो ये इस तरीके की आइसोमेरिज्म क्या हो गई? तो कहेंगे सर इस तरीके की आइसोमेरिज्म को हम कहेंगे कौन सी आइसोमेरिज्म? आयोनाइजेशन। हेलो, फोन, हाँ दे दे। फोनोडॉल है ना, वो पी की जगह, फोनोडॉल पी है ना, उसी जगह जेरोडॉल पी दे दें। मसल पेन है क्या? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ मसल पेन भी है क्या? ऐसा लग रहा है कि मांसपेशियों में दर्द है, ऐसा लग रहा है क्या? हाँ, उसके लिए तो वो काम करेगी, अगर उसके लिए वो काम करेगी अगर मसल पेन में है, वो नॉर्मल है। आप इसको ले लो, मैं बस यही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ओके, बात समझ में आ गई? सॉरी, डन। एक और एग्जांपल दे दें? अरे ठीक है, तुम लोग तो बहुत तेज हो, राइट? हमको ये समझ में आया कि हम कैसे इसको क्रैक करेंगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर वाली स्पेसीज बदल जाएगी तो हमारा आयन बदल गया, तो ये कैसी लिंकेज हो गई? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो गई। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। कौन सी? लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या होता है? ये वो देते हैं जो इट इज शोन बाय complexes having, लो हो गया, ambidentate ligand। अब देखो ना कितनी सिंपल सी बात है, एक बार आपका नाइट्रो ग्रुप लगा, अरे दैट इज N डबल बॉन्ड O, और एक बार ON, अगर इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना और इसने कोऑर्डिनेट, तो ये नाइट्राइटो N नाइट्राइटो O, ठीक है? तो एम्बिडेंटेट लिगेंड है, कैसा है? ये भी लगा सकता है, ये भी। तो ऐसे लिगेंड वाला जो कॉम्प्लेक्स है जिसमें ऐसे लिगेंड होंगे, वो कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेंगे? एम्बिडेंटेट वाले लिंकेज आइसोमेरिज्म। एग्जांपल के तौर पर CrNH3 का होल 5 NO2SO4, और दूसरा हो गया CrNH3 का होल 5, यहाँ की जगह क्या हो जाएगा? ONO, क्या हो जाएगा? और क्या हो गया? SO4। तो तुमको जब कभी ऐसे दिखे जहाँ पर भी एम्बिडेंटेट लिगेंड है, वो कैसा शुरू करेगा? लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब अगला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है, मतलब नीट जे का तो फेमस है और यहाँ पर भी बहुत बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़े। अगला इज हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म? हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पर देखो
पानी किस तरीके के फॉर्म में है, लीगेंड के फॉर्म में पानी है या क्रिस्टलाइन फॉर्म में पानी है। हालांकि हमको पढ़ना सिर्फ ये है, पानी देखो ऐसा ऐसा आइसोमेरिज्म में पानी लीगेंड के फॉर्म में, क्रिस्टलाइन फॉर्म। अब मेरी इस बात को समझो, ये कहना क्या चाह रहे हैं, लीगेंड के फॉर्म में पानी मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर पानी है तो लीगेंड के फॉर्म में, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है तो क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कॉम्प्लेक्स के बाहर H2O, तो क्या हो गया, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है कि लीगेंड के फॉर्म में। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, दिखाते हैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे CrH2O का होल 6 और ये है Cl3। दूसरा हो सकता है एग्जांपल CrH2O का होल 5 Cl2H2O। इसी तरीके से और हो सकता है CrH2O का होल 4 और Cl2 और Cl और H2O कितने, कहने दो, देख लीजिए समझ में आ गया। कुछ है नहीं, बस मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर चला गया, क्रिस्टलाइन हो गया, दो अलग अलग स्पीसीज बन गई जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, और एक क्लोरीन उसको इसको कंप्लीट करने के लिए अंदर हमको 6 चाहिए। कितने लिगेंड चाहिए, 6। तो यहाँ पर कितने, 5 और 1 6। यहाँ कितने, 4 और 2 6 आया। अगली आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर सही कर लो, इसकी जगह को कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। मत करिए। अच्छा, मैं आजकल देखता हूँ तो मैंने देखे लोगों के लेक्चर्स, बहुत सारे एजुकेशन कंपनीज के, इस पे यूट्यूब पे जो वो अपने डालते हैं सेशंस, मैंने देखा उसमें मतलब मेरा ऐसा कुछ है नहीं कहना, बट सेशन में सेशन को छोड़ के बाकी सब है। वो पढ़ा नहीं रहे हैं, वो आपको केवल जो है, मैंने जो चीज़ बहुत गलत है, वो बच्चों का इतना टाइम खराब होता है, वो 1-1 घंटे के सेशन में कुछ पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ अच्छी एक इमेज को कैरी करना चाहते हैं उसमें। वो चीज़ मुझे इतनी बुरी लगती है कि बच्चों को इतना लाइट पढ़ाते हैं कि मतलब इतना बेसिक पढ़ा दो कि बच्चे को आ रहा है। जब तुमको आ ही रहा है तो तुम पूरे टाइम पे डायलेमा में रहोगे कि यार सब तो बहुत सही पढ़ा रहा है, लेकिन उससे तुम्हारा ना सिलेक्शन हो रहा है ना तुम्हारा एग्ज़ाम क्रैक हो रहा है, वो गलत है कहीं ना कहीं। वो सिर्फ मुझे लगता है कि आप ड्रामा एकदम क्रिएट करके बैठे हैं कि कुछ नहीं करना है, बस बैठे हैं और वहाँ पे एकदम लाइट हल्की सी ऐसी चीज़ पढ़ा रहे हैं जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बच्चा फंसेगा नहीं। तो बच्चा एग्ज़ाम के कोई, जब आप रियल पेपर लेकर के बैठते हो तो आपको समझ में आता है कि आपके सर ने जो पढ़ा है वो चीज़ों में आ रही है कि नहीं। मैं जो भी पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं सीधे आपकी प्रीवियस ईयर खोल कर दिखाता हूँ कि ये वाले क्वेश्चन लग जाएंगे, ये वाले लग जाएंगे, ये वाले लग जाएंगे। उसका कारण है यार, आप इतनी जो है, एक तो आपके पास लिमिटेड टाइम, इतनी उम्मीद के साथ आप सर के पास बैठे हो, किसी का लेक्चर देख रहे हो, कुछ तो जाए, कुछ तो गेन हो उसमें। आजकल तो बच्चे एकदम भक्ति करने लगते हैं। पढ़िए, कोई बहुत ज़रूरत नहीं है, टीचर को बहुत आपकी भक्ति की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छा करिए, अच्छा अपने लिमिटेड टाइम को अच्छा यूटिलाइज कीजिए। क्वेश्चन फंसे नहीं तो टीचर क्या ही पढ़ाया फिर आपको। कॉन्सेप्ट लगाते समय अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही तो मतलब क्या है, वो ऐसा पढ़ाया कि उसे सिर्फ बिल्कुल ऐसी चीज़ें लगेंगी जो हर जगह लग जाए, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही नहीं है। 2-4-10 क्वेश्चन के लिए पढ़ोगे क्या, पढ़ना तो एग्ज़ाम क्रैक होना है। इतने टाइम में, इतने लिमिटेड टाइम में जितना चीज़ें मैंने कवर कराई हैं, मैं कह रहा हूँ कि सामने से जाइए और पूरी प्रीवियस ईयर खोलिए, आपकी जितने भी सैम्पल पेपर हैं खोल करके बैठ जाइए। लगेंगे, कुछ में फंसेंगे भी, फिर आप मुझसे पूछेंगे, जब आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, और जो टीचर बेचारे बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि जो टीचर बेचारे बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, पढ़ना चाहिए नहीं रहा बच्चा, बच्चे को सिर्फ मगन होना है, बच्चे को खुशी होनी चाहिए। अरे यार खुश रह के तुम 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना
बेवकूफ़ बना लोगे, रिजल्ट के टाइम पे क्या करोगे, फिर तुम जाओगे डिप्रेशन में। कोई मतलब नहीं इसका, ढंग से पढ़िए। चलो एक एग्जांपल है, देखो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि ये जो यहाँ पर एक से ज़्यादा मोर देन वन ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें मोर देन वन कोऑर्डिनेशन स्फीयर प्रेजेंट है, मोर देन वन कोऑर्डिनेशन स्फीयर प्रेजेंट है, और वो भी डिफरेंट, और इसमें डिफरेंट लिगेंड है या सेंट्रल मेटल है, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, लिगेंड क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, देखो ये इम्पॉसिबल है कि मैं आपको डेफिनेशन बाय डेफिनेशन पढ़ाऊँ, इतने कम टाइम पे मुझे ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको मेहनत लगेगी पर आपको मेरी बातें पूरी समझ में आएंगी, ठीक है। आपको एग्जाम्पल से दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ पर क्या हो रहा है, तो कहेंगे सर लिगेंड एक्सचेंज हो रहा है या इंटरचेंज हो रहा है, लिगेंड एक्सचेंज हो रहा है या इंटरचेंज हो रहा है। एक एग्जांपल है दैट इज PTNH3 का होल फॉर एक, और दूसरा है NiCl का होल फॉर। जब तुम उसको यहाँ से तोड़ोगे तो ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इस तरीके की भी कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि आपके एग्जाम में नहीं आना तो मैंने इतना टाइम जोर नहीं दिया, पर आप समझिए। अब कुछ समय के बाद ऐसा कुछ हो जाए, ये ऐसा हो जाए PTNH3 का होल थ्राइस, और यहाँ से एक क्लोरीन नोट करके यहाँ चला है, और ये हो जाए NiCl का होल थ्राइस और अमोनिया। ये क्या क्या सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन जो है क्या एक्सचेंज हो गया, लिगेंड एक्सचेंज हो गया या इंटरचेंज हो गया। इस तरीके के कॉम्प्लेक्स को कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अच्छा मान लो अब मुझसे कोई बच्चा ऐसे कहता था, सावंत ये बताओ ऐसा भी तो हो सकता है PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2 एक स्फीयर, और दूसरे में निकिल NH3 का होल ट्वाइस Cl2। ये कौन सा आइसोमर है, क्या ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर है? आंसर है नहीं, ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिगेंड गिनोगे बिल्कुल सेम आएगा। और क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, डिफरेंट लिगेंड, या लिगेंड का क्या हो जाए, इंटरचेंज हो जाए। तो यहाँ लिगेंड तो सेम हो गया ना, दो अमोनिया दो क्लोरीन, लेकिन यहाँ पे देखो 4 अमोनिया है और यहाँ 4 क्लोरीन, यहाँ 3 अमोनिया है, यहाँ 1 अमोनिया है, यहाँ 1 क्लोरीन, यहाँ 3 क्लोरीन है। बात समझ रहे हो, मतलब दोनों चीज, ये पूरा सेट सेम नहीं है किसी भी कीमत पर, नंबर्स में चेंजेस है, ये चीज आनी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से होता है पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। बनाने को तो कुछ भी बना सकते हो, लेकिन आपके सिलेबस में कोऑर्डिनेशन तक ही होता है। पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि जैसे मान लो कि एग्जांपल है, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ये आपके एग्जाम में कभी आता नहीं, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, ऐसा लिख रहे हैं कि जैसे लग रहा है दवा लिखी है, हाँ वो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं है, इतने कम टाइम में लिख के पढ़ाना इज नॉट पॉसिबल, राइट। पर ठीक है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। अब इसको मैं इस तरीके से लिख दूं, ये दो कॉम्प्लेक्स है, इसको इस तरीके से लिख दो, PTNH3 का ट्वाइस Cl2, ऐसे लिख दूं, तो क्या बन गया पॉलीमर। देखो ये 2 से मल्टीप्लाई 2 प्लेटिनम, 4 अमोनिया 4 क्लोरीन हो गया, इसी को कहेंगे पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक हो जाएगा, ठीक है। सुपर 30 प्रश्नोत्तर 30 क्या कहता है, ऋतिक को देखा उसमें क्या कहता है, हो जाएगा। हाँ कहीं ना कहीं वहाँ से आया। देखो लिमिटेड बच्चों को पढ़ाने का आइडिया ही यही था कि टॉपर को यार सब पढ़ा रहे हैं,
सबको, टॉपर कहीं भी पढ़ ले रहा, कोई ज़रूरी नहीं कि उसको प्रश्नोत्तर की बहुत ज़रूरत नहीं है, वो कहीं भी पढ़ेगा वो टॉप करेगा। लेकिन टॉपर हैं कितने? गिने चुने 10 12 15, हर स्कूल में मान लो मैं 10 भी मान लूँ या 20 मान लूँ, तो देश भर में बहुत ज़्यादा थोड़े हो गए। लेकिन उसके असली क्राउड किसका है? तो कह रहे हैं एवरेज, बिलो एवरेज, ऐसे बच्चे जो सिर्फ पीछे बैठे बैठे स्कूलिंग ख़त्म कर ली, पीछे बैठे बैठे कोचिंग ख़त्म कर ली, और 200 बच्चों 300 बच्चों के बीच में बैठे हैं, बस बैठे ही हैं, कोई बात नहीं करना चाह रहा उनसे, ना वो बात करना चाह रहा है टीचर से। क्यों? क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस धीरे 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 10-20 साल से पीछे नीचे ही जा रहा है। अब उनको डर लग रहा है कि यार मैं सर से पूछ लूँगा, लिया मैं, उनको कोई सेम क्लास में उनको डाउट आ रहा है लेकिन फिर भी नहीं पूछ रहे हैं। क्यों नहीं पूछ रहे हैं? कि अगर मैंने सर से कुछ पूछा, सर ने बदले में कुछ पूछा, मैं बता नहीं पाऊंगा, मेरी 200-300 में बेइज्जती हो जाएगी, 100-50 में बेइज्जती हो जाएगी। अब एवरेज बच्चा कहाँ कंफर्टेबल है? उसको यार उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम है, एक दो प्रॉब्लम नहीं होती, बतेरी प्रॉब्लम है। 9th का कॉन्सेप्ट नहीं याद है, 11th का कॉन्सेप्ट नहीं याद है, 12th का नहीं याद है, और सपने तो उसके भी हैं, और सपने हर बच्चे के हैं। तो हमने वहाँ से देखा कि यार हमने जब कोचिंग करी तो हम भीड़ में बैठते थे, मतलब हम लोग क्लासरूम में जाने के पहले ही क्लास भर जाती थी, कहीं पीछे बैठे हैं, कहीं नीचे बैठे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, और हमारे टीचर को नाम तक नहीं पता होता था। यहाँ हम नाम लेकर के बात कर लेते हैं। प्रश्नोत्तर के ऐप पर भी स्पेशली हमने 30 बच्चों की बैच चलाई, बहुत सक्सेसफुल रही। क्यों? और फ़ायदा ये है कि भैया हम 30 के साथ काम कर पा रहे हैं, जो परफेक्ट 30 है। अब ऐप पर 6 लाख बच्चा पढ़ रहा है एक ही टीचर से, वो पढ़ टीचर से रहा है, और जब डाउट लेने की बारी आ रही है तो पता नहीं कौन उसका डाउट 1 हफ्ते बाद भेज रहा, 3 दिन बाद भेज रहा। आपने कोई डाउट रेज किया और आपने पढ़ा मुझसे, और डाउट किसी पता नहीं किसी सॉल्वर ने कर करके भेज दिया। अब मेरा कॉन्सेप्ट आपने फीड करा अपने दिमाग में, वो पता नहीं कैसे उसने सॉल्व करके भेज दिया। एक ही क्वेश्चन को लगाने के बहुत तरीके हैं। अब आपने देखा ये तो लग गया है, आपको बस ये लग रहा है। देखो ये चीज़ बहुत बुरी है। मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे बच्चों ने जो है सस्ते के चक्कर में 3,000-4,000 वाली कोचिंग करी। 2,000-3,000 का हम ले लेंगे कोचिंग का पैकेज, और पूरे साल जो है हम बैठ करके पढ़ेंगे। टीचर तो अच्छा पढ़ाता ही है, मैं उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहे हैं। लेकिन वो पढ़ा रहे हैं जैसे बहुत अच्छा प्रवचन देने वाले महात्मा जी, बहुत मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, बहुत प्यारी बातें कर रहे हैं, वो सब अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आप कितना ग्रेस्प कर पा रहे हैं? आपको कहीं डाउट हुआ तो आप वापस क्या उसी महात्मा से पूछ पा रहे हैं क्या? वो 6 लाख लोगों को प्रवचन दे रहा, 10 लाख लोगों को प्रवचन दे रहा, पूछिए महात्मा से। आप कहेंगे महात्मा जी तो बिजी होंगे। तो आप प्रवचन लेने गए थे कि सिलेक्शन लेने गए थे? पढ़ने गए हो, प्रवचन लेने नहीं गए हो कि कुछ भी देखा सुन रहे हैं अच्छा लग रहा है बस बैठे हैं। यही प्रॉब्लम है आज के यूथ की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो मास सेंट्रिक है। मास सेंट्रिक का मतलब उसको हर चीज़ में मास दिखना चाहिए, क्राउड दिखना चाहिए, लेकिन उसको ये नहीं समझ में आ रहा है वो भीड़ का हिस्सा बन गया। भीड़ बहुत सारी एक साथ होती हैं, और एक कूदती है तो सब कूदती हैं, हमने सुना भी होगा। तो मास सेंट्रिक नहीं। आप कभी अपने माँ बाप से बात करिएगा, आपके पेरेंट्स सही डिसीजन लेंगे, क्योंकि पता है आपके माँ बाप कभी भी 50% ऑफ 100% ऑफ के लालच में नहीं आते। उनको वो एक ही कपड़ा खरीदेंगे, डंका कर देंगे, क्योंकि उनको पता है वैल्यू ऐड करनी है। हमको लाइबल नहीं होना कि लाइबिलिटी की तरह नहीं है कि गए वहाँ भी भंडारा बटरा बैठे, 2 पूड़ी मिल के कह रहे सस्ती तो थी खा लिए। किसी महंगे स्टोर का आपने कोई सामान सस्ते में खरीद लिया, घर आया उसमें छेद निकला। कोई टी शर्ट खरीदी महंगी ब्रांड की, ब्रांड हर जो है अपने काम से वो बनता है लोग। अब वहाँ मास में कोई लगा, आपने लिया सस्ते में, अरे यार सस्ते में, पीछे आपने लोगो देख लिया, चलो ले जाते हैं, उसमें है छेद। घर है, कह रहे मैंने 100 ही रुपये में तो खरीदा, मेरा क्या नुकसान। अरे जिस उम्मीद से तुम गए उम्मीद खत्म हो गई यार, कह रहे हो मेरा क्या नुकसान। टीचर तुमसे बात नहीं कर रहा, टीचर पूरे टाइम में मेरे पास बतेरे बच्चे आते हैं जिनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सिलेक्शन की ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डाउट। पढ़ने नहीं, डाउट सही होने से, क्वेश्चन क्रैक होने से सिलेक्शन होता है। सिर्फ पढ़ने से तो बोर्ड्स भी नहीं निकलता आजकल। बैठेंगे क्वेश्चन लगाएंगे, फंसेंगे, फिर पूछेंगे, फिर
चीज़ें हैं, ये आपको आनी चाहिए, ये आपको पता पता चलनी चाहिए कि क्या आपके लिए ज़रूरी है। आपका आप जहाँ बैठे हो वहाँ आपको आपके आने आपके नहीं आने से सेंटर को फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, टीचर को फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, आप नहीं गए आपको अपना लॉस लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं सिलेक्शन में। 90% लोग ऐसे लोगों को आप जा करके मिलिएगा जो जिन्होंने शुरू में सस्ते के चक्कर में तो ले लिया, साल के अंत में वो परेशान ही दिखेंगे आपको, दुखिया रहे कि यार उनका टीचर ही उनको अटेंशन नहीं दे रहा यार, लास्ट में कह रहे हैं यार हमने गलती करी, मेरी गलती थी। तो गलती आपके तरीके में है, आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके की चीज़ों को जो है प्रायोरिटी दे रहे हैं, वो सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। सही कोचिंग, सही टीचर्स, अटेंशन, गाइडेंस, ये सब बहुत मायने रखती है। आप क्या हो और आप क्या बने वो बहुत मायने रखेगा। जीरो थे, कुछ नहीं आ रहा था, कुछ नहीं था, और बैठे बैठे जीरो ही रह रहे, वन तो हो जाओ। थोड़ा सा जो है मुझे लगता है कि बच्चों को इन चीज़ों को समझना चाहिए, और बहुत सारे बच्चे समझ भी गए। बहुत सारे बच्चे, मैंने अभी एक रिपोर्ट पढ़ी, 2-3 ब्रांड्स की रिपोर्ट पढ़ी। अच्छा, हम लोग दिन भर पढ़ते भी रहते हैं, तो 2-3 बड़े ब्रांड्स की मैंने रिपोर्ट करी जिनके ऐड बहुत चल रहे हैं, जिनका इतना पैसा है, क्योंकि उनके पास कॉर्पोरेट सिस्टम है भैया, उनके पास फंड लग रहा है, बतेरे लोग पैसे लगा रहे हैं, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, और उनको अपना माल बेचना है, माल बेच करके आपकी जिम्मेदारी पे छोड़ देना है, और ऐसा हो रहा है। और बहुत सारे बच्चे जो है लास्ट में कहीं ना कहीं ऐप को जितनी ज़्यादा डाउनलोड हुए, अगर आप लोग देखते होगे, आप लोग ये सब देखते होगे तो ये सब भी देखा करो, जिस तेज़ी से उन ब्रांड्स के ऐप डाउनलोड हुए हैं उसी तेज़ी से उन ब्रांड्स के ऐप को लोग जो है डिलीट कर रहे हैं। समझ रहे हैं? वो भी देखा करिए। ये देखिए इतना सस्ता क्यों। मैं नहीं बेचता सस्ता, मैं कोई सस्ता नहीं रखता, मैं वो चीज़ रखता जो मैं कर पाता हूँ। हमारे पास जो बच्चे हैं, जितने जितने हैं हमारे, बाकी सस्ते कोर्स से तो अच्छे ही कोर्स हम दे रहे हैं, अच्छी फीस भी देते हैं, और लेकिन हम पूरा बच्चे को जो है पूरे साल अटेंशन भी देते हैं। तो इतना सस्ता दे रहे हैं, इतना सस्ता दे रहे हैं कि आपको सिर्फ कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ सस्ता दिख रहा। क्या आप पूरे साल प्रिटेंड कर रहे हो यार कि मैं जो है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरे पास मैंने तो कोचिंग कर रखी है, मैं तो मैं कोचिंग कर रहा हूँ, मैं कोचिंग कर रहा हूँ। पूरे साल इसी चीज़ का डायलेमा है, कभी सुबह पढ़ रहा है, कभी शाम को पढ़ रहा है, कभी रात में पढ़ रहा है। यहाँ लाइव सेशन है, कहते भैया पढ़ो, नहीं कर रहे हो, तुम्हारे घर फ़ोन चला जाता है। कौन सी कोचिंग तुमको फ़ोन कर रही है कि बेटा क्लास स्टार्ट हो गई है, आप नहीं अभी तक ज्वाइन हुए, जाओ। किसके पास इतनी फुर्सत है तुमको फ़ोन करने की? कर रहा है, कितने भी होते हैं, जितने भी होते हैं, मैसेज अलग जा रहा है, आपके ग्रुप पे अलग मैसेज आ रहा है, आपको कॉल्स अलग। तो इम्पोर्टेंट क्या है? आप कहीं हो, नहीं टाइम है, नहीं कुछ है, नहीं याद है, उसके बावजूद आपको कोई है तो ध्यान दिलाने वाले, भैया कर लो, नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। तो वो चीज़ें बहुत मायने रखेंगी, और यही रीज़न भी रहता है, बाद में समझ में आता है टाइम के बाद। ठीक है, चलो पढ़ो। ठीक है, अब हमारा एक बचा है क्या, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या बचा है? स्टीरियो। क्या बचा? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब इसमें दो तरीके की है, एक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4, यहाँ पर क्या है, कहेंगे सर sp3, ज्योमेट्री क्या है, कहेंगे टेट्राहेड्रन, और दूसरा है dsp2, ज्योमेट्री क्या है, स्क्वायर प्लेन। ठीक है, टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं स्क्वायर प्लेन की। स्क्वायर प्लेन में मतलब यहाँ पर सेंट्रल मेटल है, यहाँ हमारा लिगेंड है। अब ये कौन कौन से स्क्वायर प्लेन में कौन कौन सी ज्योमेट्री है, लाइक
एम मतलब टेट्राहाइड्रल वाई Na4 नहीं पॉसिबल, Ma3b नहीं पॉसिबल, Ma2b2, Ma2bc, MABC और B, इनमें ज्योमेट्रिकल ऑसिलेशन पॉसिबल। ABCD क्या है भैया? कहेंगे लिगेंड है। क्या है? लिगेंड है। देखो A2B2 दिखा रहा हूँ, ऐसे लिखा है A B B, ये बन गया एक कॉम्प्लेक्स ऐसा बन सकता है M A B बन गया, ठीक है। एक ये बन गया, ठीक है, Mi2B2 सिस ट्रांस। ये वाला कौन सा है? तो कहेंगे सर ये वाला सिस और इसको मोनो ट्रांस। हो गया। एक और आपको छोटा सा एग्जांपल बता दूंगा। अब हम लोग पढ़ ले रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। मान लीजिए अगर हमारा है 6, क्या है 6, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp3d2 और दूसरा क्या है d2sp। इस चीज को समझिए, कौन कौन देगा और कौन कौन नहीं देगा। Ma6 नहीं देगा, Ma5b नहीं देगा, Ma4b2 ये दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा, Ma3b3 कितने देगा? दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, MABCDE और F कितने देगा? 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नोट कर लीजिए, ठीक है। एक एग्जांपल आपके एग्जाम में आया था फेशियल और मेरिटोनियल का, ठीक है, वो देखिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और इसी का फेशियल और मेरिटोनियन का आया था। एग्जांपल है, देखिए दो एग्जांपल करके दिखा दे रहा हूँ। दो एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ। एक है आपका CONH3 का 4,4Cl2 और एक एग्जांपल आपका CrNH3 का 1,3Cl। मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ तो आपको सीखिएगा। CrCl NH3 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 और Cl। अब इसको देखिए, ये वाला जो फॉर्म है ये है आपका ट्रांसफॉर्म और ये वाला फॉर्म कौन सा है? सिस फॉर्म। इसी तरीके से जब आप ये देखते हैं तो ये वाला आपका है एक साथ है ना, तो लिखिए, इसको लिखिए सिस या
फेशियल फॉर्म, और ये वाला क्या है, ये वाला ट्रांस, या इसी को हम कहते हैं मेरिडोनियल फॉर्म, ट्रांस या मेरिडोनियल फॉर्म। ठीक है, अब बात आती है, अब बात आती है, आगे बढ़े, अब बात आती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की भी कुछ खास कंडीशंस होती हैं। पहली बात तो जो भी कॉम्प्लेक्स है विल फॉर्म नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। क्या बना है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या प्रेजेंट हो, कायरलिटी, क्या प्रेजेंट हो, कंपाउंड कैसा हो, कायरल, क्या हो, कायरल। They have no plane of symmetry or at least one bidentate ligament is present. Example, अगर मैं बात करूँ इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6, एम ए का होल थ्राइस। अब आपको पता है ऐसी सिचुएशन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो नहीं होगी और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और क्या पॉसिबल है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। दूसरा एग्जांपल ऐसे लिख सकते हो, एम ए टू बी टू। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी हो सकती है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। इसके अलावा आते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूँ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के ऊपर। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, कॉम्प्लेक्स कैसा है, ऑक्टाहेड्रल, और अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है कॉम्प्लेक्स क्या है, टेट्राहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो CFS माइनस 0.4x प्लस 0.6y, ये हो गया। तो आपका x क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ T2G, y क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ PG, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या होगा, CFSC दैट इज प्लस 0.4x माइनस 0.6y। x क्या बता रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन PG। ठीक है, बनाना चाहो तो इसको ऐसे समझ लो, ये है 5, 1 2 3 4, और ये यहाँ है 2, यहाँ पे T2G और यहाँ पे PG, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से यहाँ पर ऐसा बना लो, 1 2 3 4, और यहाँ पे देखो 2 PG, यहाँ पे बना लो 3, T2 हो गया। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप लिखेंगे द एंड। ठीक है, ये टॉपिक भी आपका खत्म हो गया, नोट कर लीजिए। थैंक यू।